नमस्कार। जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, विशेष तौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो हम रागदारी संगीत की बात कर रहे हैं, यानी रागों की बात करते हैं। और जब रागों की बात करते हैं तो रागों की विस्तृत जो उनकी व्याख्या है या उसका जो वर्णन है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसी के तहत हमने एक श्रृंखला का आरंभ किया है जिसका नाम है ठाट राग पद्धति। ठाट भी कहते हैं, थाट भी कहते हैं, लेकिन दोनों का एक ही अर्थ है। तो ठाट राग पद्धति या ठाट राग पद्धति में क्या आएगा, यानी रागों जो ठाट है उसके अंतर्गत जो राग हैं, विभिन्न रागों का जो उदय हुआ है, उनके बारे में आपको विस्तार से हम इस श्रृंखला में आपको जानकारी दे रहे हैं। जब हम ठाट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ठाट आता है वो शुद्ध ठाट यानी बिलावल ठाट। मैं आधुनिक समय की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम अपने प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ पर प्रथम जो माना गया है ठाट, उसको आज के वर्तमान काफ़ी ठाट को के ही स्वर जो है वो उस समय के शुद्ध ठाट के स्वर माने गए थे। लेकिन वर्तमान समय में जो पंडित भातखंडे जी ने दशविध ठाट पद्धति जो हमको बताई है, उसके अंतर्गत विभिन्न रागों की व्याख्या आपको कर रहे हैं। इससे पहले, आज की श्रृंखला से पहले आपको कल्याण ठाट का हमने आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले कल्याण ठाट के विषय में आपको, यानी कल्याण ठाट के अंतर्गत कल्याण राग यानी राग एमन, जिसे ईमन और एमन भी कहते हैं और यमन भी कहते हैं। यमन नाम से वो ज़्यादा विख्यात है। इसके विषय में आपको विस्तार से बताया था। बहुत से राग हैं जो कि कल्याण ठाट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैं विशेष तौर पे एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ठाट की जब हम बात करते हैं, अक्सर विद्यार्थी जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ करते हैं, विशेष तौर पर विश्वविद्यालयों की जब हम बात करें, तो वहाँ पर एक प्रश्न उनके जहन में ज़रूर उठता है, वो है कि इतने सारे राग हैं, ये राग कैसे याद होंगे, या इतने सारे राग हैं, इनकी बनावट हम कैसे याद कर पाएंगे, हम कैसे उनके बारे में जान पाएंगे। और जब उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज हमें पता हो, तभी हम आगे उसके विस्तार या विस्तृत रूप से उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो ये स्वाभाविक है इस तरह का प्रश्न का उठना। इसी बात को लेकर पंडित भातखंडे जी ने दशविध ठाट पद्धति का निर्माण किया, जिसने कि हमें 10 प्रकार के ठाटों के अंतर्गत विभिन्न रागों का वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से हम जब 10 ठाटों की बात करते हैं, उसके अंतर्गत रागों को याद करना बेहद जो है आसान हो जाता है। हम राग की जो बनावट है, यानी राग में जो स्वरों का प्रयोग हो रहा है, कोमल है, शुद्ध है, तीव्र है, उसके आधार पर भी हम उसको ठाट के अंतर्गत उसको डाल सकते हैं, या हम ये जान सकते हैं कि ये इस ठाट के अंतर्गत है। और ठाट जो है वो अपने आप में बताता है कि उस ठाट में स्वरों की स्थिति कैसी होगी, यानी उस ठाट में सारे स्वर शुद्ध होंगे, या कोई एक स्वर कोमल होगा, या 2 कोमल होंगे, या एक स्वर तीव्र होगा, या कोई स्वर कोमल के साथ कोई अन्य स्वर जो है वो तीव्र होगा। ये जो एक मोटे तौर पे एक बनावट है, इसके अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, कुछ राग ऐसे ज़रूर हैं जो कि एक्सेप्शनल जिसे हम कहा जाए, जिसको हमको देख के लगता है कि ये इस ठाट में होंगे कि दूसरे ठाट में होंगे, तो वो एक अलग बात है। उन रागों की, वो बहुत कम राग हैं, लेकिन अधिकतर रागों को हम जो है वो इन 10विध ठाट पद्धति के अंतर्गत हम उनका विभाजन कर सकते हैं। कुछ राग हैं जिनको हम कहते हैं पर मेल प्रवेशक। पर यानी पराया, मेल यानी ठाट, प्रवेशक यानी प्रवेश करना। तो किसी और ठाट के अंतर्गत वो प्रवेश करता है। इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसको जिस ठाट के अंतर्गत विभाजित किया गया है, उससे वो अगले ठाट में भी कहीं ना कहीं फिट होता नज़र आता है, या कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि एक प्रश्न उठता है कि ये दूसरे ठाट के अंतर्गत तो नहीं है। तो ऐसे जो राग हैं जो अपने मेल में रह के दूसरे मेल में प्रवेश कर सकते हैं या करते हैं, ऐसे रागों को हम
पर मेल प्रवेशक राग भी कहते हैं। ये छोटी छोटी जो संज्ञाएं हैं यानी म्यूज़िकल टर्म्स जो हैं, इनके विषय में भी बीच बीच में आपको बताते रहते हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न विद्यार्थी या संगीत के जिज्ञासु जो हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस परम प्रक्रिया के दौरान जो मैं आपको बता रही हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी बताना जो है वो बेहद आवश्यक है। तो हम बात कर रहे हैं कल्याण ठाट की। कल्याण ठाट के स्वर क्या हैं? सभी स्वर शुद्ध हैं और मध्यम जो है वो तीव्र है। मात्र मध्यम का तीव्र होना और बाकी सभी स्वरों का शुद्ध होना। इस ठाट के अंतर्गत सबसे पहले हमने आपको राग यमन या राग एमन के विषय में आपको बताया था। राग एमन या राग ईमन या राग यमन, इनको कल्याण राग के नाम से भी जाना जाता है और उसी के नाम पर कल्याण ठाट बना है। ऐसे राग जिनके बनावट या जिनके नाम पर किसी ठाट का नाम रखा जाता है, उसे हम कहते हैं आश्रय राग। यानी कल्याण राग के ही नाम से कल्याण ठाट का नाम रखा गया है, तो हम इसको कहते हैं कल्याण जो है वो आश्रय राग है, क्योंकि उससे नाम लिया है। इसी प्रकार से खमाज राग है, खमाज राग के जो है उसके नाम से खमाज ठाट जो है उस स्केल को खमाज नाम दे दिया गया, तो ये खमाज ठाट कहलाया। इसका मतलब खमाज जो है उसका आश्रय राग है। तो ऐसे ही जितने भी 10 ठाट हैं उन सभी में आप देखिए किसी न किसी राग का नाम ज़रूर उससे मिलता है, यानी सेम टू सेम। मारवा कहेंगे तो मारवा तो राग है और मारवा ठाट भी है। तो ये प्रश्न आएगा कि जैसे मारवा राग है या आसावरी है या पूर्वी है या भैरवी है या भैरव है, ये राग हैं, इन्हीं के नाम पे ठाट क्यों? क्योंकि जो ठाट की जो एक जो जिसे हम स्केल कहें, उसकी जो बनावट है, उसमें जो स्वरों की जो स्थिति है, कोमल है कि तीव्र है, वो हूबहू राग की ही से ही मिलता है। तो जिस राग से वो मिलता है उसी राग के नाम पर हमने ठाट का नाम पाया। तो इसीलिए 10 प्रकार के जो ठाट हैं उनके अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया गया है और उनमें से जो राग के स्वर हूबहू मिलते हैं उन्हीं के नाम पर ठाट का नाम दे दिया गया है। तो इसी प्रकार कल्याण ठाट के अंतर्गत कल्याण राग आता है, जिसके आरोह अवरोह में मध्यम हमेशा तीव्र रहता है। और आप देखिए कल्याण ठाट में भी मध्यम तीव्र मिलता है। सारे स्वर शुद्ध हैं लेकिन मध्यम तीव्र है। अब इसी ठाट के अंतर्गत एक बहुत खूबसूरत राग आता है, वो राग है राग केदार। राग केदार जो एक बड़े माधुर्य के साथ प्रकट होता है, या हमसे कहें कि ये एक गंभीर प्रकृति का राग तो है, लेकिन कहीं पर इसमें एक वो माधुर्य या वो एक श्रृंगार, एक उसका अलग सौंदर्य जो है इस राग के स्वरों द्वारा जो है वो झलकता है। ये राग रात्रि के प्रथम प्रहर में बजाए जाने वाला राग है और एक विस्तार का राग है, यानी कि इस राग में विस्तार से जो है हम बढ़त कर सकते हैं। यानी कि इस राग को, इसमें विलंबित ख्याल, ध्रुपद, धमार, छोटा ख्याल जिसे द्रुत ख्याल भी कहते हैं, और मध्य लय के ख्याल भी इसमें मिलते हैं। अक्सर भजन, गीत, गज़ल, चित्रपट संगीत में इस राग को बहुत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस राग की ही अपनी ऐसी एक शोभा है कि लोग उसके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। तो ये कितना सुंदर जो है रागों को बनाया है, किसने बनाया है और कैसे बनाया होगा, इसकी कल्पना जो है वो अपने आप में एक बहुत आनंद जो है, एक अलग तरह की एक अनुभूति जो है हमें प्रदान करती है। तो राग केदार जो है, इसकी जैसे मैंने कहा कि ठाट कल्याण है, इसकी जो जाति है वो है औडव षाडव। तो औडव षाडव कैसे, यानी कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। तो आरोह में कौन से 2 स्वर नहीं हैं, आइए पहले आरोह अवरोह जानते हैं और उसके बाद हम उसी में से देखते हैं कि कौन से स्वर 2 नहीं है आरोह में और कौन सा 1 स्वर है जो अवरोह में नहीं है। ये राग बिल्कुल अलग है। देखिए इसके आरोह में कैसे सीधे शरद से मध्यम पर जाया जाता है और वही उसकी एक अलग खूबसूरती है।
सा मा मा पा धा पा नी धा सा सा नी धा पा मा पा धा पा मा सा रे सा। फिर से ध्यान से सुनिए कि कौन से जो स्वर हैं वो आरोह और अवरोह में नहीं लग रहे। सा मा मा पा धा पा नी धा सा सा नी धा पा मा पा धा पा मा सा रे सा। तो आप देखिए मैं आरोह में सा मा मा पा, तो मैंने कौन से दो स्वर छोड़े हैं? ऋषभ और गांधार, यानी षड्ज से सीधे मध्यम पर जा रहे हैं। सा मा मा पा धा पा नी धा सा। तो आप देखिए आरोह में जो है ऋषभ और गांधार का प्रयोग नहीं है। अवरोह में देखिए सा नी धा पा मा पा धा पा मा सा रे सा। तो अवरोह में आप देखिए कि गांधार जो है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। मा पा धा पा मा सा रे सा, इस प्रकार से प्रयोग होता है। यानी कि जब हम इसकी जाति कह रहे हैं कि ये औड़व षाड़व है, तो आरोह में हम ऋषभ और गांधार का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राग की बनावट ही ऐसी है। जिसने राग की कल्पना करके उसका निर्माण किया होगा, उसने इस नियम को जानते हुए कि राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर हैं, तो इस राग की बनावट करते हुए उन्होंने आरोह में 2 स्वर हटा दिए, तो औड़व जाती हुई अवरोह में उन्होंने गांधार को वर्जित किया और ऋषभ का प्रयोग हुआ। तो ये इसको षाड़व अवरोह जो है दे प्रदान करता है। तो इसकी जाति बनी औड़व षाड़व। इस चीज़ को बहुत आराम से जब आप समझते तो आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे। और जब कोई दूसरे राग के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे तो उस राग में भी आप देखिए कि आपको जैसे ही स्वर पता चलेंगे, आप उसी वक्त उसकी जाति क्या है उसके विषय में आप जान लेंगे। ये जो राग है इसमें इसका जो समय है वो मैंने आपको बताया, रात्रि का प्रथम प्रहर इसका समय है। इसका वादी और संवादी, देखिए मध्यम का बहुत अधिक प्रयोग होता है इस राग में, तो इसका जो वादी स्वर है वो म है और संवादी उसका षड्ज है यानी सा। तो म और सा वादी संवादी। हालांकि तानपुरे पर पंचम ही मिलेगा, जो पहली जो तार है वो पंचम की रहेगी, और पंचम भी एक इसका बहुत न्यास का स्वर है। ऐसा नहीं कि पंचम को आप छोड़ दें, न्यास का स्वर है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्वर है। और न्यास यानी ठहराव, उस पर रुका जाता है। सा मा पा, आरोह में भी मा पा धा पा मा सा रे सा। तो आप देखिए कि पंचम जो प्रयोग हो रहा है आरोह में भी और अवरोह में भी पंचम बखूबी प्रयोग होता है। इस राग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग है। दोनों मध्यम यानी शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। तो शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम, कभी कभी संगीतकार जो हैं वो कहते हैं उत्तरी मध्यम और चढ़ी मध्यम। तो ऐसी जब भाषा का प्रयोग आप सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो इससे ये मत सोचिए उत्तरी मध्यम का अर्थ कोमल मध्यम है या जो चढ़ी मध्यम का अर्थ शुद्ध मध्यम है। ऐसा नहीं, उत्तरी का मतलब होता है शुद्ध मध्यम और चढ़ी का अर्थ होता है तीव्र मध्यम, क्योंकि कोमल मध्यम तो होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विद्यार्थी कई बार संकोचवश नहीं पूछ पाते, या जो नए विद्यार्थी होते हैं जो एकदम संगीत सीखना शुरू करते हैं, उनको कभी कभी ये भ्रम होता है कि मध्यम को इस प्रकार से यदि बोला गया है कि उत्तरी मध्यम या चढ़ी मध्यम, इसका अर्थ क्या हुआ। तो दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है।
जो शुद्ध मध्यम है वो तो न्यास का जैसे वादी स्वर है और न्यास भी सा मा मा पा, तो षड्ज से मध्यम पर हम शुद्ध मध्यम पर सीधे जाते हैं। और तीव्र मध्यम का प्रयोग कैसे होता है देखिए, सा मा मा पा शुद्ध मध्यम था, पा मा पद प मा, ये जो मध्यम स्टार्ट होगा मा पा, ये पंचम के साथ जो मध्यम लग रहा है ये तीव्र होगा, मा पद प मा शुद्ध मध्यम, सरे सा मा शुद्ध मध्यम, पा मा प तीव्र मध्यम, पद प शुद्ध मध्यम, सरे सा। ऐसे यदि आप समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। तो मध्यम, दोनों मध्यम जो है उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन तीव्र मध्यम पे बार बार ये जो फ्रेज आता है मा पद प मा, इसको बार बार नहीं दिखाना चाहिए। ये कभी कभी एक सौंदर्य के तौर पे इसको लेना चाहिए, नहीं तो हम कहते हैं ना कोई हमारी एक विशेष चीज़ है उसको हम बार बार यदि सामने पेश करें तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से राग में उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा, राग कुछ और ही जो केदार का जो शुद्ध स्वरूप है उससे कहीं और चला जाएगा। तो ये तीव्र मध्यम जो है कैसे उसका प्रयोग होता है, मा पद प मा सरे सा, ये जो मा पद प, इस फ्रेज में तीव्र मध्यम का पंचम के साथ प्रयोग होता है। अब ये जो दोनों मध्यमों का प्रयोग ये आपको बता दिया। कुछ तरीके से जब हम ताड़ सप्तक पर जाते हैं वो कैसे जाते हैं, मा पद प मा सरे सा मा पा मा प सा द प मा, तो पंचम से सीधे षड्ज पे भी चले आते हैं, मा प द नि सा द प मा, ऐसे भी ताड़ सप्तक पे जाते हैं, मा प नि द सा नि द प मा प द प मा। इस प्रकार से भी ताड़ सप्तक के षड्ज तक जो है वो जाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को जानने पर आप राग के विस्तार को बहुत प्यार से कर सकते हैं। सा मा पा, तो आप देखिए शुद्ध मध्यम से जब पंचम पर जाते हैं तो गांधार को छूते हुए जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग गांधार को पूरी तरह से गा भी लेते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी जाति जो है वो षाड़व हुई। ऐसी भी एक विधि से भी लोग जो है गाते हैं कुछ कुछ परंपराओं में। तो वो कैसे गाते हैं, सा मा गा पा, इस प्रकार से वो गांधार को लेते हुए गाते हैं। लेकिन सा मा पा, इस प्रकार से ग और रे दोनों को छोड़ते जाएंगे, लेकिन फिर भी गांधार का एक जो है छाया या एक है उसको थोड़ा सा उसका आभास होता है जब हम पंचम पर जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। तो ये थी इसकी कुछ विशिष्ट बातें। और इसके जो स्वरों की बात कहें तो सा रे सा, ये फ्रेज इसमें बहुत इस्तेमाल होता है, सा रे सा दा पा सा रे सा मा रे सा दा प मा प नि दा सा रे सा मा रे सा। देखिए ऋषभ भी कितना इम्पोर्टेंट है, और ये जो है सा रे सा, ये फ्रेज कितने सुंदर तरीके से बार बार प्रयोग हो रहा है। इनका न केवल राग के विस्तार में बल्कि पलटों में भी या तानों में और इसके आलाप में जो है इसका बहुत प्रयोग होता है। बंदिशों में भी ये बहुत सुंदर तरीके से ये स्वरगुच्छ जो है उसका प्रयोग हमें मिलता है। तो पूरी तरह से देखें तो ये स्वरूप कैसा बनेगा, सा रे सा मा रे
समा पा द पा मा प मा प द प मा सा रे सा। बार देखिए सा रे सा इस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। मा प द प मा सा रे सा, ये स्वरगुच्छ इस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। और इसकी यदि हम तार सप्तक की शर्त पे जाएं, मा मा पा द पा प नी धा सा नी द प मा प द प मा म प द नी सा नी द प मा प मा प द द प मा सा रे सा। इस प्रकार से जो है ये प्रयोग होता है। अब हमने देखा कि गांधार का कैसे प्रयोग होता है, या षड्ज मध्यम का जो संवाद है वो कितना खूबसूरत लगता है, तार सप्तक में किस प्रकार से जाते हैं, और इसकी दोनों मध्यमों का जो प्रयोग है वो कैसे होता है, तीव्र मध्यम कितना प्रयोग होना चाहिए, हर चीज़ का एक प्रमाण होता है। अधिक प्रयोग करने से राग बिगड़ सकता है। अब इस राग के जब हम इतना विस्तार हम जान लेते हैं तो राग की पहचान यानी राग की पकड़ को जानना तो कोई मुश्किल नहीं है। पकड़ कैसे होगी इसकी, यानी राग को हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे राग को। सा मा मा पा मा प द प मा, हो गया केदार। सा मा मा पा मा प धा प मा सा रे सा। कितने सुंदर तरीके से राग ने एक बहुत संक्षिप्त रूप लिया है और आपके सामने प्रकट हो गया है। इसीलिए जो एक ऐसा फ्रेज होता है, यानी ऐसा स्वर समुदाय, ऐसा स्वरगुच्छ जो आके कहता है कि मैं राग केदार हूँ, या किसी और राग का ऐसा स्वरगुच्छ जो कहता है कि मैं अमुक राग हूँ, उसको हम राग की पकड़ कहते हैं, यानी हम राग को उसी से पहचानते हैं। तो ये एक संक्षिप्त विवरण जो था ये राग केदार का था। और आप देखिए बहुत इस राग का बहुत से गीतों में, बहुत से भजन, शास्त्रीय संगीत के अलावा चित्रपट संगीत में इसका बहुत प्रयोग हुआ। जैसे एक प्रार्थना है जो बहुत अच्छी लगती है और सभी उसको गाते हैं, और ये एक चित्रपट संगीत से ही लिया गया है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन को जय करे। सा मा मा पा प द प। आप देखिए वही स्वर हैं जो हमने आपको इससे पहले बताया कि राग में किस प्रकार से प्रयोग होगा। तो ये इन्हीं स्वर गुच्छों को लेके बहुत सारे जो है गीत बने हैं। तो ऐसी ही एक बंदिश है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्रचलित बंदिश है, 3 ताल की परंपरागत बंदिश है। और इसमें देखिए राग केदार कितना सुंदर तरीके से सामने आता है। कान्हा रे नंदन नंदन, कान्हा रे नंदन नंदन, कान्हा रे नंदन नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन, परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे नंदन नंदन, कान्हा रे नंदन नंदन, कान्हा। इसमें मुखड़ा देखिए 3 मात्रा का।
धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता काना रे नंदनंदन काना रे नंदनंदन परम निरंजन हे दुख भंजन काना रे नंदनंदन काना कंठ बनी मोतियन की माला कंठ बनी मोतियन की माला पहिरत मुदित भई ब्रिज बाला रे नंदनंदन काना रे नंदनंदन परम निरंजन हे दुख भंजन काना रे नंदनंदन काना रे काना रे काना रे नंदन नंदन। तो एक उदाहरण के तौर पे राग केदार की एक छोटी बंदिश जो एक परंपरागत बंदिश है उसका उदाहरण मैंने आपको दिया। आप देखिए इस बंदिश में जो कुछ भी स्वर संगतियाँ मैंने आपको बताई, राग की विशेषता बताई, वो बखूबी झलकती हैं। इसी के साथ इस श्रृंखला का इस भाग का जो है हम समापन यहीं पर करते हैं। नमस्कार।